नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बिहार में फिर से मुख्यमंत्री वही है, लेकिन विपक्ष बदल गया है। पहले भाजपा विपक्ष में थी, अब आरजेडी विपक्ष में आ गई है। सीएम कांस्टेंट रहते हैं, विपक्ष बदलता रहता है। और इस पूरे परिवर्तन के मायने क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अमिताभ भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी, बहुत आभार। और हमारे साथ अमरनाथ झा जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत वर्षों से बिहार की राजनीति में बहुत गहरी पकड़ रखी है। तो आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार में सीएम वही रहा है, विपक्ष बदल गया है फिर से एक बार, तो क्या मायने देखते हैं आप इसके? देखिए, बिहार की राजनीति में एक तराना है जो दीर्घकालिक तराना है और वो अब स्थायित्व की ओर बढ़ चला है। वो तराना इस प्रकार है कि पायो जी मैंने नीतीश रतन धन पायो। तो ये जो नीतीश रतन धन है, ये बैगन आकार में मिलता है और इसको डगरा में रख करके कभी बीजेपी अपने माथे पर ताथैया करती है, कभी आरजेडी करती है। और नीतीश कुमार ऐसे रत्न हैं जिनका उपयोग बिल्कुल बैगन की तरह है और ज्यादा उपयोग करने पर शरीर में विकार भी हो सकता है। और ये इस संदर्भ में है कि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को लंबे समय तक जिन्होंने भी अपने साथ रखा है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और इस वक्त आरजेडी वो खामियाजा भुगत रही, क्योंकि साथी के तौर पर आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसका कोई स्टैंड नहीं, जिसके जीवन का, जिसकी राजनीति का एकमेव परम सत्य है पलटी मारना, जिसकी राजनीति का दीर्घकालीन सत्य एक ही है कि जब तक जीवन है तब तक कुर्सी है। लेकिन अमिताभ जी, नीतीश कुमार कुर्सी चिपकना चाहते तो हैं, लेकिन पलटी क्यों मारी, सिर्फ इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है ना। तो अमरनाथ जी बताएंगे कि नीतीश कुमार जी ने आखिर इस बार पलटी क्यों मारी थी। अमरनाथ जी, देखिए, इस बार पलटी मारने का कोई कारण, स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया और इसका असर भी तत्कालिक असर ये है कि भाजपा को मदद होगी और इंडिया गठबंधन फेल कर गया, बस यही है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बहुत असंतुलित जैसा व्यवहार कर रहे थे। विधानसभा के भीतर कभी उखड़ गए, स्पीकर से लड़ गए, कभी जीतन राम मांझी पर कुछ बोलने लगे। तो ये जो फैसला है उनका, इसके पीछे भाजपा कितना लाभ देख रही है और किस तरह से नियंत्रित करेगी। भाजपा नियंत्रित जरूर करेगी। दो उप मुख्यमंत्री दोनों ऐसे हैं जिनका नीतीश कुमार से पहले झड़प हो चुका है और दोनों एग्रेसिव हैं, आक्रामक तरह के लोग हैं। और सुशील मोदी जैसा माइल्ड व्यक्ति नहीं है। तो अगला इंतजार इसका है कि अगले जो कभी कैबिनेट में झगड़ा हो जाए, कभी इस तरह की स्थिति ना हो जाए, इसका डर है इस बार। अमरनाथ जी, आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पलटी क्यों मारी, इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ललन सिंह के साथ मिलकर लालू यादव की पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से नीतीश को पलटी मारनी पड़ी, उनकी मजबूरी थी। अमिताभ जी, देखिए, इसमें अंशुमान जी, जो कहा जाता है ना, प्रेमचंद ने गोदान में लिखा है कि मन की एक दशा ऐसी होती है जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। कान खुला होता है पर कुछ सुनाई नहीं देता, आंख खुली होती है कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो बताया जा रहा है कि इस वजह से खुद नीतीश कुमार भी अब तक ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था इसलिए हमने गठबंधन बदल लिया, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी ना। यही वक्तव्य नीतीश कुमार ने तब दिया था जब वो आरजेडी के साथ गए थे बीजेपी को छोड़कर। तब उन्होंने आरसीपी सिंह को कहा था कि हमारी पार्टी तोड़ रहे थे और इसलिए मुझे जाना पड़ा। पर अब की जो परिस्थिति है, नीतीश कुमार का ये फैसला विशुद्ध सियासी फैसला है, लाभ के गुणा गणित को देखते हुए ये फैसला किया गया है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ अंशुमान जी कि नीतीश कुमार के आने से इस गठबंधन में ऐसा नहीं कि बीजेपी के सीटों में या बीजेपी के वोट बैंक में कोई बड़ा इजाफा हो जाएगा। हकीकत तो यही है कि नीतीश कुमार जिस अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर दावा करते थे, वो वोट बैंक 2020 के चुनाव से लेकर के 2022 के उपचुनाव तक आ जाइए, वो वोट बैंक सिमट के सिकुड़ करके वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया बीजेपी में। 2022 में बिहार में 3 उपचुनाव हुए अंशुमान जी। उस उपचुनाव में आप देखेंगे अति पिछड़ा वोट बैंक जो है, अति पिछड़ा कैंडिडेट होने के बाद भी बीजेपी में शिफ्ट हुआ। यानी नीतीश कुमार का वोट बैंक आरजेडी के साथ नहीं गया,
2020 में आप देख लीजिए नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी बन गए, वोट फीसदी में देख लीजिए वो तीसरे पायदान पर चले गए, सीटों में भी। तो ये क्यों हुआ, इसका मतलब अमिताभ जी इसकी वजह तो स्पष्ट है ना कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है और आरजेडी का जो वोट बैंक है, ग्राउंड लेवल पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए ग्राउंड लेवल पर दोनों साथ में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए भाजपा में शिफ्ट होता है। अगर इस बार एक नया ट्रेंड हुआ, शिफ्ट होता है नहीं इस बार अंशुमान जी मैं अगर उपचुनाव की बात करूं, खासतौर पर कुरहन्नी मुजफ्फरपुर की एक विधानसभा है, उपचुनाव हुआ था। बगल में पटना से सटा हुआ मोकामा एक सीट है, वहां उपचुनाव हुआ था। नीतीश कुमार की उपजातीय कुर्मी से मिलती हुई वहां पर धानुक लोगों ने वोट नहीं किया आरजेडी कैंडिडेट को। क्यों नहीं किया? वो बीजेपी में बड़ी संख्या में शिफ्ट हो गए। अगर नीतीश कुमार की पकड़ थी तो होना चाहिए था। कुरहन्नी में आरजेडी को जितना वोट 2020 में अकेले चुनाव में मिला था 43%, वही वोट रिपीट हो गया 2022 के उपचुनाव में। मतलब ये कि वहां यादवों ने जेडीयू कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट अपनी कुशवाहा जाति और जो उपजातियां हैं कुर्मी कुशवाहा की या जो अति पिछड़ी जातियां, उसका वोट लेने में नकारे साबित हुए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि नीतीश कुमार जिस वोट बैंक का दावा करते थे वो वोट बैंक कभी भी यादव वोट बैंक के साथ सहज नहीं था। तो उसको जब नीतीश कुमार ने जोड़ने की कोशिश की जी, तो उसकी वजह से, और अभी का जो निर्णय है इसमें 2-3 चीज है। नीतीश कुमार को लगातार उनके सांसद ये फीडबैक दे रहे थे कि बीजेपी में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार लगेगा, अगर हम बीजेपी में नहीं जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। नीतीश कुमार को लगा कि संयोजक तो बने नहीं इंडिया अलायंस के भीतर, जो उनको महत्व मिलना चाहिए था वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, और 2024 के लोकसभा के बाद उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा सत्ता के हस्तांतरण का, तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो इस स्थिति में नीतीश को यह लगा कि एनडीए अलायंस के साथ, खासतौर पर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरे देश का जो माहौल दिखा, उसमें नीतीश कुमार बहुत साफ तौर पर यह देख रहे थे कि 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए रास्ता बहुत हद तक साफ हो गया है। तो नीतीश ने यह समझा कि अगर अपनी सियासी सेहत को बनाए रखना है तो यह माकूल अवसर है जब हम अपनी बार्गेनिंग करके अपने लिए इस रिजर्व कुर्सी को थोड़ी और अवधि के लिए बढ़ा लें। तो इसीलिए उन्होंने पलटने का फैसला किया है। और नीतीश एक अंतिम बात, जी बोलिए। अंतिम बात यह है कि अभी आदरणीय अमरनाथ जी हैं हमारे साथ, अमरनाथ जी भी बताएंगे। किशन पटनायक साहब के जमाने से शुरू हो जाइए और शरद यादव के जमाने तक आ जाइए, नीतीश कुमार का इतिहास ही रहा है, ये हमेशा अपने स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं और अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए अपने लोगों के साथ छलावा, ये नीतीश की सियासत का एक लंबा इतिहास है, उसकी एक विरासत है। तो इस वक्त नीतीश पलट गए हैं तो ये तय मत मानिए कि अब नीतीश नहीं पलटेंगे, क्योंकि नीतीश हैं तो पलटना उनके राजनीति का परम क्रिया है। वो क्रिया पुनश्च दोहराया जाएगा। फिर 2024 के बाद आप देखेंगे कि चचा फिर पलटेंगे। अमिताभ जी, आपने जब विश्लेषण किया, बड़ा अद्भुत विश्लेषण किया, लेकिन उससे एक बात निकल के सामने आ रही है कि जदयू का वोट बैंक सिमटता जा रहा है और भविष्य में बिहार में हम सिर्फ 2 ही पार्टियों को देख पाएंगे, बीजेपी और आरजेडी। अमरनाथ जी, क्या विचार है आपका इस बारे में? हाँ, जदयू का वोट बैंक जो भी है, कुछ जो महिला वोट बैंक है वो भले न सुनते, लेकिन भाजपा और समता पार्टी 96 में साथ आए थे। उस समय अति पिछड़ी जातियों को और गैर यादव पिछड़ी जातियों को एक साथ लाके सौरभों के साथ एक अलायंस बना था। वो अलायंस काम कर गया 2005 में। 2005 तक वो बढ़ता गया। वही वोट बैंक जदयू का वोट बैंक कहा जाता है, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण और पिछड़ी जातियां। तो भाजपा के साथ रहने पर ही वो उनको मिलता है, इसके बाद उनको मिलता नहीं है। वो पिछले चुनाव में अगर राजद के साथ, आरजेडी के साथ जीती भी जदयू, जो भी सीट आई, तो उसमें राजद का भी योगदान था। ऐसा नहीं है कि जदयू का वोट बैंक अपना है। जदयू के जो अति पिछड़ी जातियां जो टूटी लालू यादव से, वो भाजपा की ओर शिफ्ट कर गई, ये तय है। और अपर कास्ट सवर्ण जातियों का जो वोट 96 से मिलता रहा नीतीश को भी, उसका लाभ भी नीतीश को नहीं मिला, वो आगे नहीं मिलने वाला। अब उनके सामने वोट के हिसाब से मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ जाए, तो उनको वोट बच जाएंगे उनके एमपी कास्ट के। तो यह सही है कि उनके सांसदों का दबाव था नीतीश पर भाजपा के साथ जाने के लिए। इंडी गठबंधन में नीतीश को मदद करने वाला कोई नहीं है। राजद के जो वोट हैं, तो राजद के वोट
शिफ्ट करेंगे नीतीश की ओर, इसकी संभावना कम है, इसकी संभावना ज्यादा नहीं है। की क्रेडिबिलिटी कम हो चुकी है, साथ रहते राजद के तब भी, और अब तो और कम है। दिल्ली से पहले खबर ये आई थी कि नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है और बिहार में भाजपा का सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था। बाद में मामला पलट गया और नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया और खबर आई कि 2025 तक, नवंबर 2025 तक विधानसभा का टर्म है, तब तक के लिए वो सीएम बने रहेंगे। लेकिन आप नीतीश कुमार जी की उम्र काफी हो चुकी है और बिहार में एक वैक्यूम तो दिख ही रहा है साफ तौर पे। तो ऐसे में आप दोनों सुधी जन, दोनों विद्वान जन, कृपया ये बताएं उदय इंडिया के दर्शकों को कि अब से आगे का, मतलब 2025 तक का आप क्या आपका अनुमान है? देखिए, इस बार ये साफ हो गया, पहले भी दिखा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर किसी दूसरे को, निर्णय करने वालों की कुर्सी पर किसी दूसरे को नहीं देख सकते। जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2 महीने बाद ही उनको बेइज्जत करना, अपमानित करना शुरू कर दिया था। अपमानित होकर जीतन राम मांझी को हटना पड़ा। तो और दूसरे लोगों को, जॉर्ज को भी बेइज्जत किया, शरद यादव को भी साथ छोड़ा। तो ये नीतीश कुमार की फितरत है। यही काम ये अभी भी कह रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे थे। असल बात, इनको कोई परेशान नहीं कर रहा था आरजेडी से, बल्कि ये आरजेडी के लोगों को परेशान कर रहे थे। ये कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि आप देखिए चंद्रशेखर का मंत्रिमंडल विभाग बदला। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार यहीं रह जाएंगे, ये तय नहीं है। प्रशांत किशोर उधर बोल ही चुके हैं कि फिर बदलेंगे पाला। अमिताभ जी भी बोल रहे हैं कि फिर पाला बदलेंगे। इनका वो इनकी पत्नी भी अपने लोगों से कहती थी कि एक जगह टिक के नहीं रहता है। तो इनकी ये फितरत है, ये है जी। तो अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, यही है कि नीतीश कुमार का सौभाग्य और बिहार का दुर्भाग्य देखिए, बल्कि नीतीश के सौभाग्य का परम और बिहार के दुर्भाग्य का परम देखिए या चरम देखिए। जिस व्यक्ति के पल्ले सियासी पूंजी के नाम पर वोटर के तौर पर सिफर और शून्य बचा हुआ हो, वो व्यक्ति बार्गेन कर लेता है, जो हमेशा से एक डीलर की भूमिका में रहा है। कभी आरजेडी की जमीन बेच लेता है, कभी बीजेपी की जमीन बेचता है। ऐसा एक डीलर खुद को लीडर बताता है और दोनों बड़ी पार्टियां, बिहार के संदर्भ में कहें तो आरजेडी वहां की बड़ी पार्टी है। वो भी नीतीश कुमार को, मैंने शुरू में आपको कहा कि जो डगरा का बैगन हो उसको माथे पर लेकर ताथैया करती है, पायो जी मैंने नीतीश रतन धन पायो। तो ये बिहार के दुर्भाग्य का परम ही है और नीतीश कुमार के सौभाग्य का परम है। और नीतीश इस बात को समझ रहे हैं कि वो फिर से पलटी मारेंगे। अगर बीजेपी कहेगी कि 25 के पहले बदल देंगे या बदलने की कोशिश करेगी, तो नीतीश उस कुर्सी को अपने जीवन काल में किसी भी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चाहे वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें, अस्वस्थ रहें, कोई इच्छा नहीं। सोचिए, ये कभी नीतीश कुमार कभी अपने आप को सुशासन की बात कहते थे और गांधी के विचारधारा का जिक्र बार बार समाज सेवा अभियान चला रहे थे। इनमें राजनीतिक सुचिता और राजनीति के प्रति ईमानदारी कितनी है, उसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि बिहार की जनता ने 2015 से आप देख लीजिए, नीतीश कुमार लगातार डिटोरिएट करते जा रहे हैं। 14 में अकेले लड़े तो 2 लोकसभा की सीट की इनकी हैसियत थी, और उसके बाद 15 के बाद वोट फीसदी भी गिरता गया, सीटें भी गिरती गई, और 2020 में 3rd डिवीजन के विद्यार्थी रहे नीतीश कुमार। जनता ने तीसरे पायदान पर भेज दिया, लेकिन ये आदमी जबरिया शासन देने पर उतारू था और ये सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया कि 1st डिवीजन कोई भी रहे, डिस्टिंक्शन किसी को रहे, 3rd डिविजनल विद्यार्थी राज करेगा। क्यों भाई, चरवाहा विद्यालय चला रहे थे आप कि 3rd डिविजनल राज करेगा? लेकिन ठीक है, बार्गेन करने की कैपेसिटी है, आदमी बार्गेन कर लेता है। मुझे तो ये लगता है अंशुमान भाई कि नीतीश कुमार जिस दिन इंडी अलायंस में फॉर्मूला दे रहे थे ना, एक पर एक कैंडिडेट, पूरे देश में विपक्ष को एक करने की बात जब कह रहे थे, तब भी नीतीश कुमार ये इसीलिए कर रहे थे कि उनको मालूम था कि उनको पलटना है। तो पलटने से पहले वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे थे और उसी का पारितोषिक उनको मिला है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न अमरनाथ जी से। अमरनाथ जी, एक प्रश्न आपसे बड़ा मौजूद प्रश्न है कि देखिए, इस बार ये जो उलटफेर हुआ है उसमें ये तो स्पष्ट हो गया है कि पूरी नजर भाजपा की 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा को नीतीश को साथ लाने का फायदा होगा या नहीं होगा लोकसभा चुनाव में? हाँ, फायदा होगा, नीतीश को साथ लेने का फायदा जरूर होगा। अकेले रह के एक बार देख चुकी है भाजपा 2014-15 में।
अकेले नीतीश के साथ रहने का फायदा भाजपा को जरूर होगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ सकता है, सीट जो नीतीश के सीट है उतने सीट तो भाजपा गठबंधन के पास आएंगे ही। नीतीश लेकिन उधर होते इंडी गठबंधन में तो भाजपा के लिए थोड़ा कठिन होगा, ये सही है। मुझे लगता है इसमें अंशुमान जी की धारणा की राजनीति के स्तर पर पूरे देश में भाजपा को लाभ होगा नीतीश कुमार के हटने, क्योंकि नीतीश कोई सामान्य नेता या दल नहीं थे। इंडिया अलायंस के भीतर नीतीश उस अलायंस की धुरी थी, तो धुरी ही पहिए से निकल जाए तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी वो सब लोग जानते हैं। और नीतीश कुमार ऐसे नेता है कि भरपूर निर्लज्जता के साथ वो सार्वजनिक तौर पर ये बताएंगे कि आप लोग तो जनबे करते हैं ना, हम तो कोशिश किए जोड़े, हम बार बार कह रहे थे देर हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के लोगों को देख लीजिए, अब विपक्ष उपाक्ष अब हम जहां आ गए हैं वही रहेंगे और देश में सब बढ़िया हो रहा है, पूरा देश राममय है। हम तो देखिए जब गलत बोला चंद्रशेखर हमने उसको हटा दिया, ये सब नीतीश कुमार बताएंगे और साबित करेंगे कि एनडीए अलायंस जो है वो फेल्योर रहा है, विपक्ष की एकता का कोई सवाल ही नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। यही नीतीश कुमार धारणा की राजनीति में बीजेपी को बढ़त दिलाएंगे। सीट में और वोट बैंक में नीतीश कुमार के अपने झोली में, अपने पॉकेट में, अपने पल्ले सिवाय शून्य के और कुछ नहीं बचा है। उधर होते तो ये तय था कि अगर वो 10-12 सीट लड़ रहे होते तो 5 सीट जीतते, इधर अगर वो 14-15 पर लड़ेंगे तो 8-9 सीट जीत जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम के कारण। लेकिन फिर भी दोनों तरफ के अलायंस में अगर सीटें किसी के पल्ले से जाएगी तो तय मानिए कि नीतीश कुमार की सीटें जाएंगी, क्योंकि उनको लेकर बिहार की आम जनता में, बिहार के आम मतदाताओं में नीतीश कुमार को लेकर एक वितृष्णा का भाव है। देखिए पिछली बार नीतीश कुमार ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा और 16 जीत गए थे। इस बार खबर है कि भाजपा 12 सीटों पर समझौता हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि 12 में से कितनी सीटें जीत पाएंगे ये? वो जितने लड़ेंगे उसमें मोदी जी के नाम पर 8-9 तक पहुंचते पहुंचते आंधी आ जाएगी, फिर भी वो हारेंगे और कोई अलायंस में नहीं हारेगा, नीतीश कुमार हारेंगे। अभी जिस अलायंस में रहते उसमें हारते, उधर भी रहते तो नीतीश की ही सीटें कम होती, आरजेडी अपनी सीटें नहीं कम करती, यही कम करते, इस तरफ भी यही डुबाएंगे। मतलब और अंतिम बात कह रहा हूं अंशुमान जी, एक अंतिम बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार सियासत के इकलौते ऐसे इंजीनियर हैं कि ये जिस जहाज में गठबंधन के सवार होते हैं पेचकस लेके नजर चुरा के छेद करते रहते हैं, जैसे जहाज में पानी भरता है कूद के दूसरे में सवार हो जाते हैं। तो डुबाने में नीतीश कुमार की कोई शानी नहीं है। अब इस जिस जहाज में सवार है आप तय मानिए वहां भी पेचकस लेके लगे होंगे 24 घंटा अपनी सेवा। लेकिन नीतीश जी खुद बचे रहते हैं, ये भी तो बहुत बड़ी कलाकारी है, ये क्यों देखते हैं आप? वैसे अमरनाथ जी एक आखिरी प्रश्न, समय हो गया है, एक आखिरी प्रश्न आपसे कि अब अकबर मरे ना घड़ियाल टूटे, अकरम मरे ना घड़ियाल टूटे, तो क्या करिएगा? आरजेडी को बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीटों का गेम है, आरजेडी को कितनी सीटें ज्यादा देख रहे हैं आप? नहीं, अभी तो आरजेडी का एक भी सीट नहीं है, अभी एक भी सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं, किशनगंज वाली सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन आप अब अभी चुनाव होते हैं तो आपको आरजेडी का कुछ वोट बैंक बढ़ता हुआ दिखता है, लोकसभा सीटें बढ़ती हुई दिखती हैं आपको? वोट बैंक बढ़ता हुआ, उसके पास निगेटिव इधर से नीतीश की वजह से, नीतीश के प्रति जो घृणा का भाव पैदा हुआ है, इस वजह से कुछ जगहों पर हो सकता है जीत मिल जाए। लेकिन आरजेडी लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कोई लाभ मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि उनका गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है, तो सब मिलके कुछ सीटें वो लोग ले जाएंगे। तो यानी 40 में से कितनी सीटें इंडिया को? अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कितनी सीटें मिल रही हैं। अभी भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, कई कारण है ऐसा जिससे भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, और इसका प्रभाव कितने महीना दिन में क्या किस तरफ लेगा ये रुख, ये अभी आकलन करना सही नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए तो अमित शाह जिन्होंने जो कमान संभाली है लोकसभा चुनाव 2024 की, उसमें से पहला निशाना बिहार था। तो बिहार में एनडीए यानी कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन जो है वो शायद अपना इतिहास दोहरा पाए, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, दोहरा नहीं पाएगा। पिछली बार तो 39 था ना, 39 सीटें थी। हाँ। उसमें से कुछ तो गिरेगा, कुछ कम होगा। अब कितना हो सकता है, 28-30 हो जाए गठबंधन का। मैं इसमें मुझे ये लगता है कि देखिए नीतीश के जाने से
और नीतीश के साथ रहने से तेजस्वी की राजनीति बढ़ी हुई है। लालू यादव चाहते थे कि तेजस्वी का कद बड़ा हो, उनका कद बड़ा हुआ बिहार की राजनीति में, और तेजस्वी की राजनीति के बड़े होने का लाभ आरजेडी को निश्चित तौर पर विधानसभा में मिलेगा, पर लोकसभा में उस रूप में वो लाभ नहीं मिलेगा। पर ये तय है कि नीतीश कुमार जैसा बैगेज गार्बेज जिस भी गठबंधन में रहेगा, उस गठबंधन को नीतीश के कारण नुकसान होगा। और अब नीतीश चूंकि बीजेपी में चले गए हैं, तो बीजेपी तय मानिए 30 से 35 सीट में ठहर जाएगी। जो सीटें हारेंगे वो नीतीश कुमार के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे होंगे वही हारेंगे, और आरजेडी कांग्रेस अलायंस दोनों पिछली बार से बेहतर करेगी, ये तय बात है। कितनी सीटों में कन्वर्ट हो पाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन मत फीसदी में आप इजाफा देखेंगे, और वो इजाफा उसके पीछे का एक बड़ा कारण तेजस्वी की लीडरशिप ही होगी। जी, आपको लगता है कि तेजस्वी मैच्योर हुए हैं? तेजस्वी मतलब उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है राजनीति में, और अब देखते हैं इसका वो सीटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं इसको। लेकिन ओवरऑल बिहार की जो पॉलिटिक्स, इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है, उसने काफी दिनों तक देश का मनोरंजन किया है। और हालांकि ये आज शपथ ग्रहण के बाद ये शांत हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में जाके फिर से जोर पकड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा हमें। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स इज अ गेम, एंड फिर दुनिया के सामने एक मैच की तरह देखा जाता है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए, दर्शकों का ज्ञान वर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।